डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम अपने फर्स्ट पेपर के अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। टॉपिक है बेसिक इकोनॉमिक अजम्पशंस, या यूँ कहें कि अजम्पशंस इन इकोनॉमिक एनालिसिस, यानी आर्थिक विश्लेषण की प्रमुख मान्यताएं। जैसे आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र में किसी भी आर्थिक सिद्धांत का जब विश्लेषण करते हैं तो उसके सिद्धांतों को प्रमाणित करने के लिए कुछ आधारभूत चीज़ें दी हुई होती हैं, जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, जो जिनको स्थायी माना जाता है। और इस तरह से इन स्थायी तत्वों को आधारभूत मान्यता के रूप में विश्लेषित किया जाता है। मान्यता का अर्थ है किसी क्रिया को मानकर या ग्रहण करके चलना, उसकी कल्पना करके चलना। अर्थात मान्यता उन शर्तों को कहा जाएगा जो पहले से ही निर्धारित कर ली जाती हैं। अर्थशास्त्र में प्रत्येक समस्या का विश्लेषण करते वक्त इन मान्यताओं को ध्यान में रखा जाता है, इनके अधीन ही उनका अध्ययन होता है। ये समस्या आर्थिक विश्लेषण के साथ विश्लेषित की जाती है, यानी ये मान्यताएं आर्थिक विश्लेषण के दौरान मान ली जाती हैं। ये कुछ बदलती रहती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिनको जो बदलती नहीं हैं। प्राय जो मान्यताएं स्थिर रहती हैं, एक समान रहती हैं, उन्हें आधारभूत मान्यताएं कहा जाता है। इसलिए पहली मान्यता के रूप में हम मानते हैं कि रैशनैलिटी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, यानी उत्पादक उत्पादक के सॉरी उपभोक्ता के व्यवहार की विवेकशीलता। सामान्य रूप से जब हम पढ़ते हैं तो एक व्यक्ति को विवेकशील माना जाता है, लेकिन फिर भी अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को पढ़ते वक्त उस व्यक्ति को ही विवेकशील माना जाएगा जो अपने हितों को जानता और पहचानता है, तथा उस मार्ग अर्थात दिशा को चुनने का प्रयास करता है जो उसे अधिकतम संतुष्टि प्रदान कर सके। इसके लिए वह अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं में इस तरह से बांटता है कि उसे प्रत्येक वस्तु की अंतिम इकाई लास्ट यूनिट से प्राप्त सीमांत उपयोगिता व कीमत का अनुपात समान हो। ये इसका क्राइटेरिया है कि प्रत्येक वस्तु की अंतिम इकाई जिसका वह उपभोग कर रहा है और कीमत, दोनों का अनुपात समान होना चाहिए। तब ही अपनी मुद्रा को वह व्यय करता है, खर्च करता है। इस प्रकार उसे मुद्रा की इकाई को नकद रखने से मिलने वाली संतुष्टि की तुलना में वस्तु से मिलने वाली संतुष्टि अधिक प्रतीत होनी चाहिए। इस प्रकार एक विवेकशील उपभोक्ता उसे कहा जाएगा जो थोड़ी वस्तु की तुलना में उतनी ही मुद्रा से अधिक वस्तुओं को ले वह कम उपयोगी वस्तु के स्थान पर अधिक उपयोगी वस्तु का क्रय करे। ऐसा व्यक्ति विवेकशील माना जाएगा, यानी उसका व्यवहार विवेकशील होगा। यहाँ प्रोफेसर जे.एस. मिल ने एक परिभाषा दी है कि कोई भी व्यक्ति अपनी प्रकृति के आधार पर अपनी आवश्यकता निर्धारित करते समय सभी मामलों में थोड़े की तुलना में संपत्ति या धन के अधिक भाग को लेना पसंद करता है। क्लियर? यानी वो अपनी आवश्यकता को तय करते वक्त ये ध्यान रखता है कि वह थोड़े धन का त्याग करके अधिक संतुष्टि प्राप्त करे, ये उसका प्रयास रहता है।
इस तरह से प्रोफेसर जॉन रॉबिन्सन ने भी एक परिभाषा दी है। उस परिभाषा का लुब-लुआब भी यही है कि उपभोक्ता को विवेकशील होना चाहिए, जो कम मुद्रा खर्च करके अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करने की क्षमता रखता हो। इस आधार पर उपभोक्ता विवेकशील कहा जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि उपभोक्ता का विवेकशील होना बहुत आवश्यक है। दूसरा विशेषता है या दूसरी उसकी मान्यता है उपभोक्ता के व्यवहार उत्पादक के व्यवहार की विवेकशीलता। अब तक हमने पढ़ा उपभोक्ता के व्यवहार की विवेकशीलता, अब हम उत्पादक के व्यवहार की विवेकशीलता की बात कर रहे हैं। जैसा हमने अभी उपभोक्ता के विवेकशील व्यवहार की विश्लेषण किया, उसका विवेचन किया, उसी तरह से यहाँ उत्पादक के व्यवहार की विवेकशीलता भी होती है। आर्थिक विश्लेषण में ये मानकर चलते हैं कि एक उत्पादक विवेकशील है, अर्थात वह उसके पास उपलब्ध साधनों की पूरी क्षमता से उनको उपयोग लेना जानता है तथा कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करना जानता है। कम से कम लागत और अधिकतम उत्पादन, तभी हम उसको विवेकशील मान सकते हैं। इसके लिए वह अपने उत्पादन के साधनों को एक साधन से दूसरे साधन में तब तक प्रतिस्थापित करता है जब तक कि सभी साधन की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उत्पादन व कीमत का अनुपात बराबर ना हो जाए। अगेन वही बात आती है कि यहाँ भी वह एक साधन की जगह दूसरा साधन तब तक काम में लेता है, तब तक प्रतिस्थापित करता है, जब तक कि सभी साधनों की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उत्पादन उसके कीमत के अनुपात से बराबर ना हो जाए, तब तक वह उनको प्रतिस्थापित करता रहता है और इसी अनुसार उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। यहाँ परिभाषा दी है प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार, किसी आकार के अधिकतम करने की प्रक्रिया विवेकशीलता है। रैशनैलिटी इज द प्रोसेस ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ सम मैग्नीट्यूड। कहने का तात्पर्य कि उत्पादन में उत्पादक की विवेकशीलता की एक महत्वपूर्ण मान्यता है। एक समोत्पाद वक्र पर उत्पादक का संतुलन उस स्थान पर होता है जहां उस समलागत रेखा पर स्पर्श बिंदु तय होता है। इस तरह से यहाँ हम इसकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के एक उत्पादक को भी विवेकशील होना चाहिए, ये मान्यता मान करके इकोनॉमिक एनालिसिस चलता है। तीसरा है उपभोक्ता व उत्पादक की विवेकशीलता की सीमाएं। दोनों की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं को ध्यान में रखना भी आवश्यक है। जैसे कई बार उपभोक्ता व उत्पादक विज्ञापन के भ्रम में आकर के वस्तुएं खरीद लेते हैं जो उनके लिए उतनी अधिक उपयोगी या संतुष्टि को अधिकतम करने वाली नहीं होती है। कई बार उपभोक्ता आदत, फैशन, रीति-रिवाज, रुचि, पसंद नापसंद के आधार पर भी खरीद लेता है। ये भी उसकी लिमिटेशंस में आ जाता है। कई बार उपभोक्ता है या उत्पादक है, वो सस्ती वस्तु पर कर लगा दिए जाने के कारण महंगी वस्तुएं खरीदना या उनका उत्पादन करना, ये भी उत्पादक और उपभोक्ता के लिए उसकी सीमाओं के अंतर्गत आता है। और कई बार आलस्य एवं लापरवाही के चलते भी उत्पादक और उपभोक्ता होते हैं, वो इस तरह का व्यवहार करते हैं। कहने का तात्पर्य उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के लिए विवेकशील आचरण बहुत आवश्यक है। इसके बाद हम बात करते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए इसके अलावा कुछ और
मान्यताएं होती हैं जिनको हम कहते हैं सेटरिस पैरिबस, यानी अन्य बातों के समान रहने की मान्यता। ये एक लैटिन वर्ड है। इसका अर्थ होता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल और अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। यहाँ पर ये मान्यताएं किसी भी आर्थिक सिद्धांत या आर्थिक सामान्यीकरण की सीमाओं और बाधाओं को व्यक्त करती हैं। कहने का तात्पर्य अन्य बातें समान रहने की मान्यता भी यहाँ विश्लेषण में माननी पड़ती है। और इसमें कुछ बातें आती हैं, जैसे यह मान करके चलना कि उपभोक्ता या उत्पादक को मार्केट की पूरी जानकारी है। मौसम, जलवायु, फैशन, आदत, रीति रिवाज आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वस्तु की जो स्थानापन्न वस्तु है, पूरक वस्तुएं हैं, इनके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग में निरंतरता रहती है। उत्पादक और उपभोक्ता की आय है वो स्थिर होती है। इसी तरह से वस्तु सामान्य होती है, ना कि दिखावटी या प्रतिष्ठापरक। और उपभोग व उत्पादन के दौरान स्थान में परिवर्तन नहीं होता है। इस तरह से कुछ वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में विभाजन संभव नहीं होता है, अविभाज्य होती हैं। इस तरह की कुछ मान्यताएं भी इस विश्लेषण के दौरान एक विश्लेषणकर्ता को मान करके चलना पड़ता है। कहने का तात्पर्य ये है कि आर्थिक विश्लेषण की जो मूलभूत मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं के आधार पर ही सिद्धांतों का विश्लेषण संभव हो पाता है। अन्यथा हम सिद्धांतों का विश्लेषण नहीं कर सकते। इसके साथ ही यहाँ ये बात भी जानना ज़रूरी है कि कुछ मायनों में स्थिर अर्थव्यवस्था की मान्यता को भी मानना पड़ता है। यानी स्थिर अर्थव्यवस्था की मान्यता, जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की तकनीक, संसाधनों की स्थिति, सरकारी नीति जैसे अनेक तत्व स्थिर मान लिए जाते हैं। यह मान्यता उन आदर्श स्थितियों को बतलाती है जिनके अंतर्गत कोई नियम सत्य सिद्ध होता है। उदाहरण के लिए, मांग का नियम बतलाता है कि वस्तु की कीमत में होने वाली वृद्धि के साथ मांगे जाने वाली वस्तु की मात्रा में कमी होगी। यही कारण है कि अर्थशास्त्री कोई भी नियम प्रतिपादित करते समय एक स्थिर अर्थव्यवस्था की आधारभूत मान्यता को मान करके चलते हैं। इसके अलावा दूसरी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मान्यता भी होती है, जहां पूंजीवादी विश्लेषण या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के में उद्यम की स्वतंत्रता होती है, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व होता है, लाभ का उद्देश्य होता है और सरकारी हस्तक्षेप का अभाव पाया जाता है। ये कुछ विशेषताएं हैं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को का स्वरूप बनाती हैं। इस तरह से व्यष्टि अर्थशास्त्र के नियमों के तहत इन अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक विश्लेषण का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त मान्यताओं का सहारा लिया जाता है। और यहाँ कुछ चीज़ें हैं जिनको स्थिर माना जाता है, जैसे प्रौद्योगिकी की स्थिति है, व्यक्ति का औसत होना है, यानी उसका एक तरह से संतुलित व्यवहार होना है। और इस तरह से उसको मार्केट की या उसको आसपास होने वाली गतिविधियों की पूर्ण जानकारी है, ये भी मानना पड़ता है। इसके साथ साथ कुछ उसकी रुचियाँ, आदतें, व्यवहार, वो सब एक तरह से अपरिवर्तनशील रहता है। कहने का तात्पर्य ये है कि इस तरह से आर्थिक विश्लेषण की मान्यताओं के आधार पर विश्लेषण को समझना आसान होता है, क्योंकि अर्थशास्त्र में अनेक तरह के नियमों का अध्ययन होता है, जिनमें चाहे वो मुख्य रूप से मांग का नियम हो, चाहे पूर्ति का नियम हो, चाहे उपभोग का नियम हो, चाहे
वितरण से संबंधित नियम हो या अन्य आर्थिक विश्लेषण के नियम हो, इन सभी नियमों के विश्लेषण के लिए आवश्यक है कि हम कुछ आधारभूत बातों को मान करके चलें कि अ, उनमें परिवर्तन नहीं होता है, और उसी आधार पर विश्लेषण के दौरान कुछ ऐसी शर्तें भी, कुछ ऐसी मान्यताएं भी होती हैं जो परिवर्तनशील हैं। इस तरह से दोनों के आधार पर आर्थिक विश्लेषण संभव हो पाता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।